नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा भरद्वाज भी जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। वहां पर अगले साल चुनाव में विधानसभा, उससे पहले बीजेपी अपना घर एक साथ दिखाने की कोशिश में, और यही वजह है कि 4 साल में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के घर पहुंचे। वो वहां पर बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेताओं के साथ और आरएसएस के कुछ नेताओं के साथ लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक रहे। आपको बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य का घर मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल करीब है। वैसे कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी में योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए वो वर वधू को आशीर्वाद देने गए थे। लेकिन केशव मौर्य के हाल के बयानों को देखते हुए इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। केशव मौर्य टीवी चैनलों से बातचीत में लगातार ये कहते रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी आला कमान तय करेगा। दरअसल 2017 के चुनाव के समय केशव मौर्य मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन नतीजों के बाद उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। अब 2022 का यूपी चुनाव वो असम मॉडल पर चाहते हैं, यानी बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही मैदान में उतरे। और इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कमाल खान। आज दोपहर जैसे ये खबर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य के घर गए हैं, उनके बंगले पर उनसे मिलने के लिए, वैसे ही एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया। तमाम तरह की अफवाहें उड़ने लगीं, तमाम तरह की चर्चाएं होने लगीं कि आखिर मुख्यमंत्री के घर में उप मुख्यमंत्री को आना चाहिए प्रोटोकॉल के लिहाज से, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के घर क्यों गया हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये बताया कि उप मुख्यमंत्री के बेटे की शादी थी, वहाँ मुख्यमंत्री जा नहीं पाए थे, लिहाजा वहाँ पे उनको आशीर्वाद देने के लिए गए हैं और उनके घर में आज उनके साथ खाना भी है। तकरीबन 1 घंटे चली इस मीटिंग के दौरान भी तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म हो गया क्योंकि ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बीच में थोड़ी अनबन रहती है, अच्छी तरह पटती नहीं है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे उस समय ये कहा जाता था कि उनके बहुत सारे कार्यक्रमों में डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि इलाहाबाद में भी मुख्यमंत्री गए तो लोग कह रहे थे कि उनके कुछ कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं हुए। इस तरह की चर्चाएँ थीं। इस वजह से तमाम तरह की अफवाहों को बल मिला। लेकिन अगर ये आशीर्वाद देने के लिए भी अगर एक ये मुख्यमंत्री वहाँ गए थे तो भी राजनीतिक लोगों का कोई भी कदम राजनीति से खाली नहीं होता है। ये ज़रूर है कि पार्टी में ये कहा जा रहा था काफ़ी दिनों से कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नहीं चाहते कि केशव मौर्य यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बने, जबकि केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को बना दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री को ये लगता है कि अगर उनको चुनाव के वक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो एक नया पावर सेंटर खुल जाएगा और वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसी तरह पिछले दिनों जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी केशव मौर्य की तरह कहा कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसका निर्णय केंद्र सरकार केंद्रीय नेतृत्व करेगा, तो भी तमाम तरह की अफवाहों को बल मिला। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम जिनके बीच में कहते हैं कि तलवारें खिंची रहती हैं, दोनों के साथ 1 घंटे बैठने पे शायद ये जो कड़वाहट थी ज़ाहिरा तौर पे ज़रूर कुछ कम होगी। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश को 100 से ज़्यादा कबड्डी के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर देने वाले निजामपुर गांव के लोग आजकल डरे हुए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग बीमार पड़े। कहने को निजामपुर गांव में 3 अस्पताल और क्लिनिक हैं, लेकिन वो किस दशा में हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के निजामपुर गांव का ये अस्पताल 7 साल से बंद पड़ा है। 2014 में स्मृति ईरानी और प्रवेश वर्मा ने अस्पताल का उद्घाटन किया, लेकिन उसके बाद यहाँ न तो कोई डॉक्टर आया न नर्स। कुछ अब इस तरह के पोस्टर, टूटे फर्नीचर, फटे रजिस्टर दिख रहे हैं।
बाहर अस्पताल की दीवार पर जमा विशाल पीपल का पेड़ बदहाली की कहानी कह रहा है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर में इस गांव के दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कि भाई ये चालू होता तो हमारे गांव में जो है सुविधा मिलती, दवाई मिलती। अच्छा, 40 के करीब 40 लोग जान गंवाया। हाँ 40। अच्छा, अब आप सोचिए कि इतने बड़े अस्पताल की इमारत बनी तैयार है, खंडहर में तब्दील हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरी है वो किराए पर चल रही है। अभी हम आगे आपको दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक का भी हाल बताने वाले हैं। नगर निगम के बंद पड़े अस्पताल की बड़ी बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर किराए के एक घर में दिल्ली सरकार का ये छोटा सा क्लिनिक है, जो फिलहाल 2 बजे के बाद बंद रहता है। ये कंपनी देखिए ना, कितनी ब्रांडेड इंटरनेशनल। लेकिन हमें गांव वाले अब दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को दिखाने ले जा रहे हैं। गांव के बाहर ये मोहल्ला क्लिनिक 2018 में बनाया गया, लेकिन डॉक्टर और नर्स की जगह यहाँ चिड़ियों का घोंसला और सरकार का एक पोस्टर जरूर दिखा। चोर क्लिनिक की टाइल्स को उखाड़ ले गए हैं। तो ये 2018 में बन के तैयार हुआ और इसका उद्घाटन करने आए थे सत्येंद्र जैन जी। यहाँ पे खाना वाना बना, इसमें एसी भी लगे हुए थे, बहुत अच्छा ये बना था। और हमें हाँ, और उन्होंने बताया कल से स्टाफ आएगा और आपको जो है यही लैब की सब सुविधा यहाँ मिलेंगी, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। ये लिखेंगे तो बड़े अस्पताल में आपने जाना, ये रेफर करे तो। उसके अगले दिन से हम आज इंतजार कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा। और कुछ दिन बाद यहाँ के एसी वेसी भी फटने शुरू हो गए। 12,000 की आबादी वाले दिल्ली के निजामपुर गांव में 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन दिल्ली के गांव में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी जीरो है। हर बार इस बात को बोला जा रहा है कि दिल्ली में DDM लगा हुआ है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर डिजास्टर है तो फिर सरकारों को आगे आना चाहिए ना। आप हालत देख ही चुके हैं, गांव में जमीनें हैं, बिल्डिंगें हैं, कुछ चल नहीं रही। दिल्ली सरकार और नगर निगम बैठकर कोरोना संक्रमण से लड़ने की साझी रणनीति बनाएं तो शायद आपदा के वक्त बेड और दवा की इतनी मारामारी न हो। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। लखीमपुर खीरी में एक 8 साल की बच्ची की रेप के बाद उसकी शलवार से गला घोंट के हत्या कर दी गई। घर वालों को उसकी लाश गन्ने के खेत में लहूलुहान पड़ी हुई मिली। पुलिस ने रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर बहराइच में जिस 1.5 साल की बच्ची से कल रेप हुआ था, आज वो इलाज के दौरान अस्पताल में मर गई। और हमीरपुर में छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर के खुदकुशी कर ली है। छात्रा का आरोप है कि कुछ लोग डीजे बजा रहे थे और उसे वहां जबरदस्ती नचवाना चाहते थे। इनकार करने पे उसके साथ छेड़खानी शुरू कर। वो गांव की चारागाह में दादी के साथ बकरी चराने गई थी, लेकिन चूंकि उसे घर में खाना भी बनाना था और अपनी छोटी बहन को भी खिलाना था, इसलिए दादी को वहीं छोड़ घर के लिए निकली, लेकिन नहीं पहुंची। बकरियां आधे घंटे हमने चराई। आधे घंटे बाद हम आए वहां से बकरियां लेकर। मम्मी ने उसकी कहा कि बिटिया नहीं है, तो हमने कहा कि बिटिया तो कब की आई है, 5 बजे की आई है, लेकिन बिटिया घर नहीं आई। बाद में बच्ची की ढूंढ शुरू हुई तो बच्ची गन्ने के खेत में लहूलुहान मरी हुई मिली। उसकी शलवार से उसका गला घुटा हुआ था। बाद में पुलिस ने भी मौके पे पहुंच के वहां से फॉरेंसिक सबूत जमा किए। हमने देखा कि हमारी बिटिया की टांग बंधी थी, मुंह से खून निकल रहा था। बिटिया से हमारी गलत काम हुआ था और टांगे फट गई। खून बहुत हमारी बिटिया का निकल गया। गला सलवार निकाल कर बांधा था। लखीमपुर खीरी में 3,33,000 हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। गन्ना इन इलाकों में खुशहाली लाता है, लेकिन गन्ने की घनी झाड़ियाँ अक्सर महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार का ठिकाना भी बन जाती हैं। 14 अगस्त 2020 को ईसानगर में 13 साल की बच्ची की गन्ने के खेत में गैंगरेप के बाद हत्या हुई। 25 अगस्त 2020 को नीम गांव में 17 साल की बच्ची की गन्ने के खेत में रेप के बाद हत्या हुई। 4 सितंबर 2020 को
सिंघी में 3 साल की बच्ची की गन्ने के खेत में रेप के बाद हत्या हुई। 5 जून 2021 को फूलबेहड़ में 2 बहनों के साथ गन्ने के खेत में रेप हुआ और अब ये कांड हुआ है। पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर लिया है। बालिका के शरीर पे पाई गई चोटों एवं प्रसिद्धिजनक साक्ष्य के आधार पर विवेचना में 376 AB और 5M/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की जा रही है। विवेचना के क्रम में पोस्टमार्टम पैनल के चिकित्सकों का बयान अंकित कर पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के गांव में आरोप है कि डीजे बजा रहे कुछ युवकों ने वहां से गुजर रही एक लड़की को जबरदस्ती नचवाना चाहा। लड़की किसी तरह उनसे जान बचा के भागी। बाद में भी वे उसे छेड़खानी करने लगे, जिससे तंग आके उसने खुदकुशी कर ली। आज इन्होंने जाहिर दिया है कि जो लोग पिछली घटना किए थे उनके दबाव में आकर इसने आत्महत्या किया है। इस संबंध में FIR लिखने के लिए जाहिर दिया, जिस पर FIR पंजीकृत की जा रही धारा 306 की थाना मझगवा में इसकी विवेचना की जाएगी। इसकी मृत्यु के लिए जो भी दोषी होगा उसके संबंध में कार्रवाई की। बहराइच के गांव में मां के साथ सोती एक 1.5 साल की बच्ची को कल रात एक युवक उठा ले गया और उसने पास के स्कूल में उसके साथ रेप किया। नाजुक हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी आज मौत हो गई। पीड़िता को मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है। नामित अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जा रहा है। अगर इस तरह के मामलों में अपराध जल्दी साबित हो जाए और सज़ा जल्दी हो जाए तो मामले कम होंगे, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने के लिए समाज को भी बदलना होगा। लखीमपुर में प्रतीक और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। देश प्रदेश में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एक चोर ने बैंक से उड़ाए 55 लाख। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एलजेपी में जारी बगावत को लेकर कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को अपने हनुमान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद भी लगातार चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे। पासवान के साथ जो कुछ हुआ है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बिहार में एक कहावत है कि यदि आप प्रदेश में रहते हैं और आपका बाप गुजर जाए तो आपकी जमीन पे कब्जा हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये कहावत तो है हमारे बिहार में। मुझे बहुत दुख हुआ है जिस तरह से घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है, खासकर हमारे अपने बिहार में और हमारे अपने चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है। अपने पिताजी से, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल की। तो भारत के प्रधानमंत्री जी से, जिनके हनुमान हुआ करते थे और हनुमान की घोषणा हुई थी चिराग पासवान के लिए, मैं समझता हूं उनको खासकर कम से कम यहाँ तो सामने आए और यहाँ आके सामने उस परिवार का जो ये है, अभी आज जो मुंबई की भाषा में जो लफड़ा बोलते हैं, चाहे वहां के बिहार में जो संघर्ष बोलेंगे कि जमीन हथियाने ना दें, जो चिराग जो डिजर्व करता है वो उसे जरूर मिले। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना। जिस चोर ने बैंक की दीवार में होल कर चोरी की, बैंक के अधिकारियों ने उसी से दीवार की मरम्मत कराई। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तब पता चला कि इसने 55 लाख की चोरी की है और चोरी भी अनोखे अंदाज में। देखिए, यह है कालीचरण और उसका दोस्त हरिराम। हरिराम पेशे से सिक्योरिटी गार्ड है और राजमिस्त्री का भी काम करता है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात हरिराम ने फर्श बाजार इलाके के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकेले 55 लाख रुपए की चोरी की। कुछ पैसा उसने अपने दोस्त कालीचरण को दे दिया। हरिराम ने बहुत ही अनोखे अंदाज में चोरी को अंजाम दिया। वो बैंक में बगल वाली खाली इमारत से घुसा। इसी रोशनदान से निकला एक चोर और चोर पहुंचा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ये दिल्ली का फर्श बाजार इलाका है जहां रविवार को बैंक में चोरी हुई, 55 लाख की चोरी हुई और चोरी के आरोप में
एक सिक्योरिटी गार्ड हरिराम को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल हरिराम पास में ही सिक्योरिटी गार्ड है और पुलिस के मुताबिक उसने अकेले इस पूरी चोरी को अंजाम दिया। पहले वो छत के रास्ते इस रोशनदान तक पहुंचा, पीछे गेट है, उसने गेट का लॉक तोड़ा और फिर इस छोटे से होल से निकलते हुए वो यहाँ कूदा और यहाँ कूदने के बाद ये जो सामने दीवार है, ये दीवार बैंक की दीवार से बिल्कुल सटी हुई है। उसने इन दोनों दीवारों को काटा, इसमें होल किया और यहीं से वो अंदर बैंक के अंदर दाखिल हो गया। पुलिस के मुताबिक हरिराम ने बैंक के अंदर और बाहर के कैमरों की दिशा बदली और फिर उन्हें बंद कर दिया। उसने वारदात के वक्त हेलमेट पहना हुआ था। चोरी की प्लानिंग भी उसने 3 महीने पहले कर ली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चोरी का सामान जैसे गैस कटर वगैरह नहीं ले पाया था। मजे की बात यह है कि बैंक वालों ने दीवारों का होल ठीक करने के लिए हरिराम को ही बुलाया और उसे पैसे भी दिए। बैंक वालों ने हरिराम को अंदर बुलाया है क्योंकि इनको राजमिस्त्री का काम पता है। उनको बुला के जो जितना भी होल है उनको उन्होंने सील किया है। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा सारे ढूंढ के एक्यूज को सर्च कर रहे थे, तभी ये हरिराम है बैंक के अंदर ना अपना जो सिंसियरली वो काम कर रहा था, वो जो उसका सील है। हरिराम ने चोरी के बाद पैसे एक ड्रम में छुपा दिए थे। पुलिस ने लगभग पूरा पैसा बरामद कर लिया है। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया के लिए।